नमस्कार बच्चों, मैं विजय। बच्चों, विजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेमेस्टर 2 फिजिक्स इसमें देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वैद्युतिकी और चुंबकत्व। इसके अंतर्गत यूनिट 1 में आपको पढ़ना है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, स्थिर वैद्युत या है ना वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों, आज हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से रिलेटेड कूलाम का नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम की सीमाएं, परावैद्युतांक, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु आवेश। क्या होता है बिंदु आवेश? यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, तो हम उस आवेशित पिंडों को क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। क्या बोला? यदि दो आवेशित पिंडों की विमा तो आप जानते हैं, इनकी विमाएं जो है उन दोनों के बीच की दूरी की तुलना में क्या हो, बहुत ही कम हो, नगण्य हो, तो हम उन आवेशित पिंडों को क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। और यहीं से कूलाम के नियम की है ना हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपको क्या मिलता है। और हमारे इस चैनल को देखने के पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए। और साथ में ये हमारा ऐप है विजय सर क्लासेस, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। क्यों करना है भाई? इसमें आपको वीडियो लेक्चर साथ में पीडीएफ पूरा फ्री मिलेगा 2025-26, याद रखिएगा। तो चलिए आइए बिना देरी किए आज की क्लास की शुरुआत करें बच्चों, देखें आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहले मैंने बात किया बिंदु आवेश का। क्या होता है बिंदु आवेश? क्या होता है अभी हमने बताया, यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं, बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज, देखिएगा मैं इसका डेफिनेशन राइट कर लेता हूं। यदि दो आवेशित पिंड की विमा उनके बीच की दूरी की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, तो इन आवेशित पिंडों को क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं, पॉइंट चार्ज कहते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम, चार्ल्स ऑस्टिन कूलाम, इसका नियम क्या है? देखिए, कूलाम का नियम किसके लिए? विद्युत आवेश के लिए। कूलाम का नियम, अब देखिए कूलाम का नियम, कूलम्बस क्या है? अभी आपने देखा बिंदु आवेश, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान। अब देखिए, आकर्षण कब लगेगा? जब विजातीय आवेश होंगे। विजातीय आवेश मतलब समझे, प्लस और माइनस। और प्रतिकर्षण कब होगा? जब सजातीय आवेश होंगे, प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो इसीलिए कहा गया
किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसको समानुपाती भी कहते हैं, है ना, परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसके आगे, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर कूलाम का नियम लिख लेते हैं। तो इस नियम अनुसार क्या हुआ, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, लगने वाला के बीच लगने वाला आकर्षण, यहां पर लिख देता हूं सजातीय आवेश, विजातीय आवेश, आकर्षण विजातीय आवेश या प्रतिकर्षण ये होगा सजातीय आवेशों में, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या फिर आप लिख सकते हैं इसी को समानुपाती उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बोला। तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। हम यहां पर दो बिंदु आवेश लेते हैं, एक Q1 और Q2, और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच डिस्टेंस को मान लेते हैं R। तो चलिए, एक बिंदु आवेश हमने लिया Q1 और दूसरा बिंदु आवेश हमने लिया Q2, दोनों के बीच की दूरी कितना है R, ठीक है। तो मान लो Q1 Q2 ये क्या हो गया, बिंदु आवेश, और R क्या हो गया, बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। दोनों के बीच लगने वाला बल F, दोनों के बीच लगने वाला बल, यहां तक आ गया। तब इस नियमानुसार आवेशों के परिमाण के गुणनफल, ये देखिए, एक परिमाण Q1 और दूसरा परिमाण Q2, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, तो F समानुपाती या अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। पहला इन्होंने कहा कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, और दूसरा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये देखिएगा, ये जो कंसेप्ट है आप इसको न्यूमेरिकल में भी यूज करोगे। यदि आपको केवल चार्ज दिया है दो स्थानों पर और फोर्स निकाला, तो इसको हम यहां से यूज
कर सकते हैं, इसको भी यूज करेंगे। अब देखिए इन दोनों को हम लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, क्या मिला? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एफ समानुपाती अनुक्रमणापाती Q1 Q2 अपान क्या हुआ R स्क्वायर। आपको मालूम है अनुक्रमानुपाती हटाते हो, समानुपाती चिन्ह हटाते हो तो एक यहां पर क्या लेते हैं, नियतांक लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। अब हम इस समानुपाती चिन्ह को हटा रहे हैं तो हम यहां पर एक कांस्टेंट ले लेंगे, ये हो गया स्मॉल के ले लेता हूं, चलिए Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हो गया। जहां K एक नियतांक है जिसका मान पद्धतियों पर निर्भर करता है, जहां K माध्यम, जहां K एक नियतांक है जिसका मान माध्यम या पद्धति पर निर्भर करता है। अब हम इसमें लेते हैं एसआई पद्धति, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति मतलब ये एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट कहते हैं। इसमें 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं, ये सब आपने क्लास 11th में पढ़ा है। अब देखिए पहला, यदि वायु या निर्वात दोनों बिंदु आवेशों के बीच माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो। जब वायु या निर्वात होता है तो इस स्थिति में ये जो स्मॉल के है उसको यूज किया कुलम ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या है, ये माध्यम, वहां पर जो भी माध्यम है उसकी प्रॉपर्टी, अंदर की प्रॉपर्टी को शो करता है। इसका मान लिया जाता है 8.845 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा। तो यहां पर हम लेते हैं इस स्थिति में K इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। क्या है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक, जिसका मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब इन मानों को इसमें शिफ्टिंग करते हैं तो 4 पाई का मान तो पता है आपको, 3.14 इंटू 8.845 इंटू 10⁻⁻12, तो हम पाते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, यहां पर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्योंकि ये नीचे रखिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। आपको मिला K इज इक्वल 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखिए इन मानों को, ये जो मान है कहां रखेंगे, K का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब यहां पर रखिए तो आपको मिलेगा F इज इक्वल K का मान
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, यदि मैं इस वैल्यूज को रखूं तो देखिए ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर है और नीचे कूलम स्क्वायर है, और यहां पर नीचे मीटर स्क्वायर आएगा और ऊपर कूलम स्क्वायर आएगा। तो ये मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा ओनली न्यूटन। और वैसे भी हम जानते हैं फोर्स यानी बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है एसआई पद्धति में। तो ये हमको मिलेगा न्यूटन, न्यूटन, ठीक है ना। या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन कितना, आर स्क्वायर न्यूटन। ये हमारा रिजल्ट आया, ये भी हमारा रिजल्ट है। यह कब है, जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच माध्यम वायु या निर्वात है। अब जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच है ना माध्यम वायु या निर्वात के अलावा कोई दूसरा अन्य माध्यम है, तो अन्य माध्यम के लिए यहां पर परावैद्युतांक लेते हैं कैपिटल के। कहीं कहीं बुक में एप्सिलॉन आर भी ले लेते हैं, मैं यहां कैपिटल के लेकर चलता हूं। एप्सिलॉन आर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, जैसा लेना चाहें। तो दूसरा यहां पर है, यदि दोनों बिंदु आवेशों के बीच माध्यम वायु या निर्वात से भिन्न अन्य माध्यम हो, यदि ऐसा हुआ तो हम स्मॉल के इज इक्वल लेते हैं 1/4πε0 कैपिटल के। कैपिटल के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। के माध्यम का परावैद्युतांक है, यह भी एक है ना, उस जो भी वहां पर रखा गया उसका प्रॉपर्टी है। यानी हम जल के लिए परावैद्युतांक जानते हैं 80 रखा गया, ठीक है। वैसी ही वायु या निर्वात होगा तो उसके लिए के इज इक्वल क्या लेते हैं 1। मेटल के लिए, धातु के लिए लेते हैं इन्फिनाइट। तो सबके लिए अलग अलग है ये परावैद्युतांक जो है। तो के परावैद्युतांक का माध्यम है, के इज इक्वल 1/4πε0 के। अब स्मॉल के है 1/4πε0, यहां पर हम लिख देंगे 9 इंटू 10⁹ इंटू 1 कैपिटल के। आया। अब स्मॉल के का मान कहां रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से के का मान रखेंगे तो क्या आएगा, 1/4πε0 कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन कितना, आर स्क्वायर। यह भी न्यूटन आएगा। कब, जब ये वायु निर्वात के है ना अतिरिक्त दूसरा माध्यम हो, इसी में हम लेते हैं, या फिर हम राइट कर सकते हैं 1 कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। तो ये तो हुआ एसआई पद्धति में। इसी को हम सीजीएस पद्धति में भी ले सकते हैं, सीजीएस पद्धति। पहला, यदि बिंदु आवेशों के बीच माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात, तब यहां पर जब भी वायु या निर्वात आएगा सीजीएस पद्धति में, तो के इज इक्वल क्या लेते हैं 1। समीकरण 3 से हमें मिलेगा F इज इक्वल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यह होगा डाइन। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा होगा दूसरा,
बिंदु आवेशों के बीच अन्य माध्यम होने पर स्मॉल के इज इक्वल 1 अपॉन कैपिटल के पराविद्युतांक, तब समीकरण 3 से एफ इज इक्वल 1 अपॉन कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये होगा डाइन। ये कूलाम का नियम इस तरीके से है। कैसे एक्सप्लेन किया आपने समझा। आपने देखा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे हमने ए फिजिकल 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पाया एसआई पद्धति में, या फिर हम इसको लिख सकते हैं फिजिकल 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, ये जो फार्मूला है इसको याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल बनेगा। सीजीएस पद्धति की बात करें तो ए फिजिकल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डाइन, और है ना अन्य माध्यम होने पर ए फिजिकल 1 अपॉन कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब चलिए हम यहां पर डिफाइन करते हैं एकांक आवेश क्या होता है। आइए बात करते हैं एकांक आवेश के बारे में। एकांक आवेश, इसी को इकाई आवेश कहते हैं, यूनिट चार्ज। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया, तो इसके लिए हम लेते हैं, देखिए हमने देखा एसआई पद्धति में क्या देखा, तो इसमें हम लेते हैं एफ इज इक्वल होता है बच्चों 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। अब इसमें हम देखिए दो आवेश है, उसको सजाती ले लें, दोनों को इक्वल आवेश ले लें। एफ को 9 × 10⁹, इसके हिसाब से समीकरण 1 में देखिएगा एफ इज इक्वल कितना 9 × 10⁹ न्यूटन। Q1 इज इक्वल Q2 इज इक्वल क्या ले लें Q, R इज इक्वल ले लें 1 मीटर। तब समीकरण 1 से क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा एफ की जगह 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ Q अपॉन कितना आर स्क्वायर। न्यूटन हट जाएगा दोनों साइड से, तो ये सॉरी आर स्क्वायर की जगह आपके पास क्या करना है R1 है ना, तो 1 स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसल, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 1 इज इक्वल Q स्क्वायर इज इक्वल 1, तो Q इज इक्वल ±1। अब देखिए वायु या निर्वात में दो सजाती आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होकर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें, सजाती आवेश है प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाएगा, एकांक आवेश कहलाएगा। देखिए क्या बोला, यदि दो सजाती, परिभाषा बन गया, दो सजाती आवेश वायु या निर्वात में कितना मीटर दूरी लिए हो, 1 मीटर की दूरी में स्थित होकर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन, ये देखिए हमने लिया है, बल से सजाती आवेश है क्या करेगा, प्रतिकर्षित करे, तो प्रत्येक आवेश, ये देखिए 1 बन गया, प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। ये देखिए प्रत्येक आवेश क्या कहलाता है,
एकांक आवेश कहलाता है। तो हमने इसी के थ्रू डिफाइन किया। ये देखिए, दो है ना सजातीय आवेश है, सेम आवेश है, वायु या निर्वात हमने लिया है, दोनों 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों के बीच है ना प्रतिकर्षण बल कितना है 9 × 10⁹, और हमें मिला एकांक आवेश। तो इसी को परिभाषित किया गया कि यदि दो सजातीय आवेश वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होकर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश हमको क्या माने कहलाएगा, एकांक आवेश कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलिए। अब इस नियम की सीमाएं हैं। कूलाम की नियम की सीमाएं कभी कभी पूछे जाते हैं ये भी। तो आपने देखा कूलाम का नियम किसके लिए, केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। पहला, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरा, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। ऐसे भी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं स्थिर आवेश के लिए ही पढ़ रहे हैं। तीसरा, यह नियम अधिक दूरी तथा बहुत कम दूरी, जैसे परमाणु के लिए हम जानते हैं मीटर, के लिए लागू नहीं होता है। तो ये इनके नियम की सीमाएं हैं। इन्हीं के अंदर आपको क्या करना है, कूलाम के नियम को स्थापित करना है, बस। ये इसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, याद रखिएगा। अब चलिए परावैद्युतांक के बारे में देखते हैं। परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए, हमने अभी देखा वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, क्या देखा आपने भाई, F = हमने देखा वायु या निर्वात है तो इसके लिए लेते हैं FA, एयर, ठीक है ना, FA ले लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R² न्यूटन। माध्यम में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आपने देखा अभी। अब इसको माध्यम के लिए है तो मैं FM लिख देता हूं, इसको चलेगा ना। आपने ये देखा वायु निर्वात में FA = हमने FA ले लिया, वायु निर्वात है, एयर के लिए है तो 1/4πε0 Q1 Q2 R², और इसको मैं ले लेता हूं FM। अब क्या कीजिएगा, ये आप लिखिएगा
1/4πε0 कैपिटल के, और ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, चलो क्या आता है देखते हैं भाई। भाग दे करके हमें तो पराविद्युतांक को परिभाषित करना है, तो हमने लिया एफ ए अपान कितना एफ एम इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये हो गया। यहां पर आया 1/4πε0 Q1 Q2 अपान, यानी के है कैपिटल के, आर स्क्वायर। अब इनमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो पूरा, यहां पर ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा कौन, के। यानी आपके पास आया एफ ए अपान एफ एम, तो 1/1 के, कहने का मतलब के ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूं कैपिटल के इज इक्वल इस प्रकार हम कहेंगे वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल और माध्यम में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को पराविद्युतांक कहते हैं। ये परिभाषा बना, क्या कहेंगे, परिभाषित करते चलिए। वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा माध्यम में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला या लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ये परावैद्युतांक की परिभाषा है। अब परावैद्युतांक की एक और परिभाषा है, इसको भी दे सकते हैं। ये होता है एप्सिलॉन इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहां पर एप्सिलॉन क्या है, माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन आर क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, पराविद्युतांक। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, एप्सिलॉन आर इज इक्वल, यानी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता बटे वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। याद रखिएगा। अब इस पराविद्युतांक का मान भी है ना, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग मान होता है, ये हम देखते हैं। पदार्थ परावैद्युतांक, देखिए जल के लिए होता है 80, वायु या निर्वात के लिए होता है 1,
धातु के लिए होता है इन्फिनाइट, और अन्य पदार्थ जैसे कि लकड़ी है या जो भी और है ना, अन्य पदार्थ 5 टू कितना होता है 6। तो ये इस ढंग से याद रखिएगा, ये होता है पराविद्युत। ठीक, अब हम देखते हैं कूलम्ब नियम का सदिश रूप। कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखिए, इसके लिए हम लेते हैं, ये क्या हो गया, एक्स, वाई और जेड, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं ओ। अब यहां पर हम क्या लेते हैं, एक बिंदु P, याद रखिएगा, और ये दूसरा बिंदु Q। ठीक, P पर बिंदु आवेश को हम क्या मान लेते हैं, Q1। P पर बिंदु आवेश को क्या मान लेते हैं, Q1, और Q पर बिंदु आवेश को क्या मान लेते हैं, Q2। यहां से इसका स्थिति सदिश ये मान लेते हैं कितना, R1, और इसका स्थिति सदिश क्या मान लेते हैं, यानी स्थिति सदिश दूरी, ये R2। ठीक, अब एक चीज और ध्यान देना, ये देखिएगा, Q2 से Q1 पर आरोपित बल, देखिए Q2 से Q1 पर आरोपित बल हम मान लेते हैं F12, और Q1 से Q2 पर आरोपित बल F21। ठीक है, अब देखिए PQ के दिशा में क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश R21 ले लेते हैं, और इसके लिए क्या लेते हैं, R12 ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए, हमने लिया दो बिंदु P और Q, XY तल पर दो बिंदु, Q1 P पर बिंदु आवेश, Q2 Q पर बिंदु आवेश, ये लिख लीजिएगा। R1 बिंदु P का स्थिति सदिश, इसका मतलब समझिए, यदि ऐसा ले रहे हैं तो OP इज इक्वल क्या है, R1, ऐसा समझो। R2 बिंदु Q का स्थिति सदिश दिख रहा है आपको डायग्राम में, मतलब क्या हो गया, OQ इज इक्वल कितना हो गया, R2। अब देखो PQ आपने माना R21, इसका मतलब OQ यानी Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश, आपने देखा होगा ऐसा, R2 माइनस R1। अब यहां पर देखते हैं F21 Q1 आवेश द्वारा Q2 पर आरोपित बल। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, ये होगा F21 इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपान दोनों के बीच की दूरी, क्या लिए हम लोग, R21 का स्क्वायर R21 केप, जहां R21 केप आवेश Q1 से Q2 की दिशा में
एकांक सदिश है। अब यहां पर हम देखते हैं कि देखिए अभी आपने देखा Q1 आवेश द्वारा Q2 पर आरोपित बल। अब हम लेते हैं F12, ये कौन है? Q2 आवेश द्वारा Q1 पर आरोपित बल। यह हो जाएगा F12 इज इक्वल होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और ये R12 केव। जहां R12 केव क्या होगा? आवेश Q2 से Q1 की दिशा में क्या है? एकांक सदिश है, याद रखिएगा। अब आप जानते हो, देखिए R21, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लो और इसको इक्वेशन सेकेंड, इज इक्वल माइनस R12। आपको पता है सदिश में क्या होता है? यदि डायरेक्शन चेंज हुआ, सदिश में यदि डायरेक्शन चेंज हुआ तो नेगेटिव चार्ज आता है। अब इसके बेसिस पर हम क्या काम करेंगे? देखिएगा, दोनों साइड हम क्या करते हैं? 1/4πε0 यहां पर ले लेते हैं Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। ध्यान देना, यहां पर हम लेते हैं R21, या एक काम कीजिए यहां पर, और यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर ले लेते हैं ये R12 डिस्टेंस है और R21 जो डिस्टेंस है उसको हम ले लेते हैं R। यदि ऐसा लेते हैं तो यह आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया R21 केप। ठीक है ना, यहां से, और इधर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये आ जाएगा R12 केप, ये माइनस में आ जाएगा इसके बेसिस पर। अब समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगी? इसका F12 पहला क्या है? F21, और ये हो जाएगा, तो ये जस्ट कहा किस प्रकार आ गया? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम आपको पता है, क्रिया के विपरीत क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है ना, इक्वल भी है। तो ये इस ढंग से हम काम कर सकते हैं। तो यही सदिश निरूपण है, याद रखिएगा। इस प्रकार कूलम का नियम न्यूटन के नियम का समरूपता दर्शाता है। आया बच्चों समझ में? देखिए आपने क्या किया, एक बार और मैं रिपीट करा देता हूं। ये देखिए दो बिंदु लिया P और Q, आपने लिखा XY तल पर दो बिंदु है। Q1 P पर आवेश है, Q2 Q पर आवेश है, R1 बिंदु P का स्थिति सदिश, R2 जो है बिंदु Q का स्थिति सदिश, OQ हम इसको OP इज इक्वल R1 OQ इज इक्वल R2 ले सकते हैं। PQ हो गया R21, यानी P का Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश R2 माइनस R1। F21 हमने लिया Q1 आवेश द्वारा Q2 पर आरोपित बल। इधर लिखे ना, देखिए Q1 आवेश द्वारा, ये देखो Q1 आवेश द्वारा Q2 पर आरोपित बल, और ये क्या है? Q2 आवेश द्वारा Q1 पर आरोपित बल। तो दोनों को इस ढंग से हमने लिया। ये R21 केप जो है Q1 से Q2 की दिशा में एकांक सदिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और R12 जो है Q2 से Q1 की दिशा में, ये Q1 से Q2 की दिशा, Q2 से Q1 की दिशा में एकांक सदिश को निरूपित कर रहा है। तो बस इस ढंग से हमने लेकर के आया, यही सदिश निरूपण है। बस इसी ढंग से आपको देखना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आपको क्या करना है? हमारे इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद,
नमस्कार।